अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंट्री टेस्ट के हवाले से चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड पढ़ना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने ये बड़ा ध्यान से, बड़ी तवज्जो से पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन होगा वो देखना है, और उसके बाद MCQs होंगे वो करने हैं, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो बन जाएं और इंट्री टेस्ट के जो MCQs हैं वो अच्छे से सॉल्व हो जाएं। तो ये सारा तकरीबन स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है। अगला टॉपिक सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही MCQs और आगे उसकी काइंड्स वगैरह होंगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों। उस वाले में हमने AII जो एलिमेंट्स थे जिसमें नीचे वाले सबस्क्रिप्ट बराबर हों, उसे हमने बोला था मेन डायगोनल, या सिर्फ डायगोनल बोला था। तो डायगोनल होगा जैसे कि 2 5 6 है आपका मेन डायगोनल। AIJ और AJI आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होंगे? जैसे 1 और 4 एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे पोजीशन अगर A1 2 है और यहाँ पे पोजीशन A2 1 होगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर पोजीशन A1 3 और यहाँ पे जो पोजीशन है ये A3 1 होगी, और ऐसे ही यहाँ पे पोजीशन जो है वो दूसरी रो और तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे थर्ड रो और दूसरा कॉलम एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। उसके बाद अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स को जमा कर लें तो वो उस वाले मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। समेशन I वेरीज 1 to n AII इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे I वेरीज 1 to n मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n होगा। अगर इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो I वेरीज 1 to 3। सम करना है जी डायगोनल के एलिमेंट्स को, तो ये होगा 2 + 5 + 6 इज इक्वल टू 13 के इक्वल। उसके बाद कुछ नोट हैं उस वाले मैट्रिक्स से रिलेटेड। पहला है कि अगर AN मतलब AN ऑर्डर उस मैट्रिक्स का A होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो और K कोई भी कांस्टेंट है, मैट्रिक्स से K को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो जब K को मल्टीप्लाई करवाएंगे उस मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर n होगा, मतलब वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जब आप उसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो वो हर रो से, जब आपने डिटर्मिनेंट ले लिया राइट साइड पे, उस K को जब हम बाहर निकालेंगे तो हर रो से कॉमन या हर कॉलम से कॉमन आएगा, क्योंकि उसकी n रोज़ होंगी तो n दफ़ा K बाहर आएगा और K की पावर n हो जाएगी, और बाकी A का डिटर्मिनेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने डिटर्मिनेंट से किसी कांस्टेंट को बाहर निकालना हो तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतनी पावर बन जाएगी, और बाद में A का डिटर्मिनेंट बच जाया करेगा। दूसरा है जी नोट कि अगर A क्रॉस B जो है वो नल मैट्रिक्स हो, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नल मैट्रिक्स हो, तो ये लाजमी नहीं होता कि A 0 होगा या B 0 होगा। तो हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी शायद कुछ इस तरह का सॉल्व किया हो कि A नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, B नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। थर्ड, तो अगर A और B जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हों जिनका ऑर्डर सेम हो, तो A क्रॉस B का डिटर्मिनेंट बराबर होता है A डिटर्मिनेंट क्रॉस B डिटर्मिनेंट। मतलब ये कि मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ले लें या डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई कर लें, दोनों के आंसर सेम। और थर्ड, A की पावर n का डिटर्मिनेंट बराबर होता है A के डिटर्मिनेंट की पावर n। तो ये आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं ये आगे MCQs में इस्तेमाल होनी है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर फर्स्ट है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज बराबर उसी के है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खासियत क्या होती है कि उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं डायगोनल छोड़ के, यानी कि डायगोनल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट्स ये दोनों सेम होते हैं। ये कॉन्जुगेट 1 1 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, -2 -2। शॉर्टकट क्या होता है चेक करने का कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है? डायगोनल, मेन डायगोनल को छोड़ दें, बाकी एलिमेंट्स कॉन्जुगेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसका ट्रांसपोज बराबर -a के हो। और स्क्यू सिमेट्रिक को शॉर्टकट क्या होता है चेक करने का कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है? उसका मेन डायगोनल लाजमी 0 होगा, और कॉन्जुगेट के एलिमेंट होंगे एक जैसे लेकिन साइंस डिफरेंट होंगे। अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ +1, अगर यहाँ -5 है तो यहाँ पे +5, और अगर यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे +6। अगर यहाँ पे -6 होगा तो यहाँ लाजमी +6 होगा।
तो ये होता है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हम किसी भी मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक होगा सिमेट्रिक और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है बेटा जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आ जाए आई के बराबर, तो वो दोनों एक मैट्रिक्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल। ए टी का मतलब उसका ट्रांसपोज लेना है, उस मैट्रिक्स का ए से मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू +-1। यह आंसर डिटर्मिनेंट का 1 आता है या -1 का आता है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू +-1 हो तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट +- होगा, अगर डिटर्मिनेंट +- होगा तो लाजमी नहीं है मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो। उसके बाद है बेटा जी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को शॉर्टकट हम कैसे चेक करें कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1/2 -3/2 +3 √2 और 1/2। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक खासियत होती है, वो कौन सी खासियत? रो वाइज चेक कर लें या कॉलम वाइज चेक कर लें, उसके मैग्नीट्यूड बराबर 1 होती है, उसके एलिमेंट्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है। अगर कॉलम वाइज चेक करें तो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड होती है, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आंसर 1 आएगा। दूसरी खासियत ये कि आपने अगर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से, प्लस सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर फिर भी बराबर 0 के होगा। यानी कि 1/2 को आप √3/2 से मल्टीप्लाई करवाएं प्लस -√3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 0। ऐसे ही आप रो वाइज भी चेक कर सकते हैं, इस रो के एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो -√3/4 प्लस इस रो के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं √3/4 ही होगा, और आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 होगा। जैसे ये दिया हुआ है इस वाले में आप कर सकते हैं। इसकी हर कॉलम की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, हर रो की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने से 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, जमा करवाएंगे आंसर 0। ऐसे इसको इससे इसको इससे इसको इससे तो आंसर बराबर। तो किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि वो वाला मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, उसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाद है बेटा जी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये खासियत हो कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर लें बराबर एक ही आ जाए, उस वाले मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या तो 0 होता है या 1 के बराबर होता है। उसके बाद है बेटा जी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए का स्क्वायर बराबर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, उस वाले मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। उसके बाद है, और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी बराबर किसके होता है? हमेशा प्लस और -1। डायरेक्ट पूछ सकता है एमसीक्यूज कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, तो आंसर होगा +-1। उसके बाद है बेटा जी नैलपोटेंट मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी कोई पावर बराबर 0 मैट्रिक्स की आ जाए, और सबसे जो छोटी पावर m होगी जब आंसर 0 आया होगा। हो सकता है 2 a की 2 से भी 0 मैट्रिक्स बन रहा हो, a की पावर 4 से भी 0 बन रहा हो, a की 6 से भी 0 मैट्रिक्स बन रहा हो, तो सबसे छोटी पावर होगी वो उस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगी, called order of the nilpotent matrix। the smallest power m is called order of the nilpotent matrix। उसके बाद है जी adjoint of a matrix। एडजॉइंट हमें पता है डिफाइन क्या होती थी एडजॉइंट मैट्रिक्स की, कि आप को फैक्टर ले लें हर एलिमेंट का और उसका ट्रांसपोज ले लें तो उसका एडजॉइंट होता है इस मैट्रिक्स का। लेकिन उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनता होता है एंट्री टेस्ट में। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन ए क्रॉस एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आई
एन, आई एन मतलब जो उसका आर्डर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो उसका आर्डर होगा, ए क्रॉस एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आई एन। ये प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रिलेशन है एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का और ए के डिटर्मिनेंट का। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। थर्ड, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। नंबर थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज। नंबर फाइव, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट में अगर के को हमने बाहर निकालना है जो कि के कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो वो आंसर क्या आएगा, के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी को ज़रब दे के एडजॉइंट लें या अलग-अलग एडजॉइंट ले के ज़रब दें आंसर से। और एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m। उसके बाद है जी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इन्वर्स बराबर होता था एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ आ गई। नंबर फर्स्ट, दो दफ़ा इन्वर्स लेने से दोबारा ए के बराबर। ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है वन ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज की पावर इन्वर्स हो या ए इन्वर्स की पावर, ए इन्वर्स की आप ट्रांसपोज ले लें, दोनों के आंसर सेम। ये वाला मतलब पावर ऐसे एडजॉइंट में भी पावर ये दोनों इंटरचेंज हो जाया करेंगी। ए के ट्रांसपोज में भी दोनों की दोनों ये पावर्स आप चेंज कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट में भी पावर्स चेंज कर सकते हैं, जॉइंट में भी पावर्स ये चेंज कर सकते हैं, और ट्रांसपोज में भी ये दोनों पावर्स चेंज होती रहेंगी। और फोर्थ है कि आप ए बी होल का इन्वर्स लें, वो बराबर रिवर्सल लॉ से बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। ऐसे एडजॉइंट में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो किसी डिटर्मिनेंट की और आपके पास डाटा दिया हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा दिया हो आपको 1 2 5 6 और आपको कहे कि मैक्सिमम डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए ओनली, तो डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस डाटा में से। तो उसकी चॉइस क्या होती है कि आपने डायगोनल में 1 1 रखना है और इसमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल रखना है। तो इस डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट बनेगा इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, वो सबसे बड़ा आंसर देगा। और मिनिमम मैट्रिक्स की उस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर कब आता है, मिनिमम डिटर्मिनेंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कब आती है, वो मैक्सिमम वैल्यू जो आई हो उसके साथ नेगेटिव लगा लें तो वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है। रिमार्क, ये वाला रिज़ल्ट सिर्फ ट्रू होगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट ऑफ ए डेरिवेटिव, अगर वो डेरिवेटिव आपके पास फंक्शंस की फॉर्म में हो तो आपने डिटर्मिनेंट लेना हो तो आपने सिंपल अगर पहली रो का डिटर्मिनेंट ले लिया है तो दूसरी रो वैसे ही दरमियान में प्लस, आप पहली रो छोड़ दें दूसरी रो का डिटर्मिनेंट, ये ऐसे कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। उसके बाद है थर्ड बेटा जी नॉन हो, हमने एंड वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था सिस्टम दो तरह के पढ़े थे, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम था और दूसरा था होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हमने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स रूल से सॉल्व किया था। क्रैमर रूल, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी हो, क्रैमर रूल में अगर ए का डिटर्मिनेंट बराबर 0 के हो तो सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। और अगर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट हो या इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट हो तो हम उस वाले सिस्टम को बोलते थे कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए और A1 मतलब जो आप A1 फाइंड आउट करते थे राइट साइड को पहले कॉलम से रिप्लेस करके, A2 सेकंड कॉलम को राइट साइड से रिप्लेस करके, A3 थर्ड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करके, और वो हों क्या और नॉन ज़ीरो, देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो और A1 A2 A3 जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब वो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और थर्ड, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो और A1 भी 0 हो, A2 भी 0 हो, A3 भी 0 हो तो फिर सिस्टम का इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं और सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। उसके बाद है बेटा जी होमोजीनियस सिस्टम।
होमोजीनियस सिस्टम के हमने क्वेश्चंस पढ़े थे। होमोजीनियस सिस्टम जो कि AX इज इक्वल टू B वाली फॉर्म में होता है, उसका रिमार्क है होमोजीनियस सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट। होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होता है क्योंकि उसका ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट होता है। अब ये ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन उस वाले सिस्टम में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे 0 0 के बराबर हों, उस वाले सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। उसके अलावा जो सोल्यूशंस एग्जिस्ट होंगे उन्हें हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इसका ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। इसके और जो सोल्यूशंस होंगे यहाँ x और y की जगह पे वैल्यू पुट करने से उन्हें हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। जैसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या हो? मैं x की जगह पे -3/2 पुट कर लूँ और y की जगह पे 1 पुट कर लूँ, तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर इक्वल टू 0। अब ये वाला सोल्यूशन -3/2x और y इज इक्वल टू 1 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो होमोजीनियस सिस्टम में, इफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, और इफ A डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 देन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो अगर A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए होमोजीनियस में तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, और अगर A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आए तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होंगे, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट होगा। अब जी MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs पहले ज़रा नॉर्मल होंगे। पहला MCQs जो कि आपको एक नज़र आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यानी कि नीचे वाले तीनों ज़ीरो हों ऊपर नॉन ज़ीरो हों, या ऊपर वाले तीनों ज़ीरो हों नीचे वाले नॉन ज़ीरो हों, तो तब भी डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो बी से मल्टीप्लाई होकर B³ आ जाना। सेकंड वाले MCQs, इफ़ C and D आर टू मैट्रिसेस of order P cross Q and Q cross P respectively, then C minus D is a matrix of order। C का ऑर्डर बेटा जी P क्रॉस Q है और D मैट्रिक्स का ऑर्डर Q क्रॉस P है, तो उनके सब्ट्रैक्शन का आंसर जो आएगा उस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब हमें पता है सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स की उस वक्त पॉसिबल होती है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे C का ऑर्डर P क्रॉस Q है और D का ऑर्डर Q क्रॉस P है, तो इनकी मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसके बाद है जी इफ़ मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 1 -1 और 1, देन X इन्वर्स किसके बराबर होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोगों ने उसका विज़िट करना है, उसको देखना है। वो है शॉर्ट ट्रिक एडजॉइंट फाइंड आउट करने का। वैसे तो इसका आप एडजॉइंट फाइंड आउट करना शुरू कर दें तो 3x3 का एडजॉइंट फाइंड करते काफ़ी देर लग जाएगी, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट पहले फाइंड आउट करने का। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवा देंगे तो वो उसका इन्वर्स होगा। वैसे इसका आंसर ये है। उसके बाद है बेटा जी विच मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की अभी हमने पढ़ी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ें कॉन्जुगेट मैट्रिक्स एक दूसरे के सेम होते हैं, जैसे 2 2 के इक्वल 5 5 के इक्वल 4 4 के इक्वल, तो ये वाला मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद है जी सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर L क्रॉस M और B इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, देन प्रोडक्ट BA ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा। A मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी L क्रॉस M, B मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है M क्रॉस N। तो उसने पूछा हुआ है BA मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब B के कॉलम्स और A की रोज सेम हो, लेकिन इधर सेम नहीं है, इधर ये N है और ये L है, इसका मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। हाँ AB अगर पूछा होता फिर उसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी थी, फिर उसका ऑर्डर ये होना था L क्रॉस M, लेकिन उसने पूछ लिया BA तो उसका ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, नन ऑफ दीज। उसके बाद है जी
फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ए पावर पी इज इक्वल टू 0, देन ए को हम क्या बोलते हैं, नैलपोटेंट मैट्रिक्स। डिफाइन पढ़ी हमने कि ए की कोई पावर पी के इक्वल हो उस वाले मैट्रिक्स को हम बोलते थे नैलपोटेंट, और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर उसका ऑर्डर कहलाती थी नैलपोटेंट मैट्रिक्स। इफ़ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो, उस वाले मैट्रिक्स को हमने बोला था जी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद 8th MCQs, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, Cij is the cofactor of Aij, then the expressions A11 C12 A12 C22 A13 C23 और A14 C14। अब ये एलिमेंट्स हैं कौन से, कैसे हैं। A11 तो हमें पता है पहला रो है, A12 दूसरा एलिमेंट, A13 और A14। यहाँ पे होता है जी A21 A22 A23 और A24, और इसका ऑर्डर ऐसे 4 क्रॉस 4 आगे 2 रोज़ और होनी है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने पहली रो ली और दूसरी रो के कोफैक्टर से क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन की, A11 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड, A12 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A13 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A14 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, और उनको आपस में ऐड कर दें, चाहे वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज। लाजमी नहीं इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। आप पहली रो को तीसरी रो के कोफैक्टर से क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आंसर हमेशा बराबर 0 के होता है। तो इसी से रिलेटेड और जनरल रिजल्ट, द सम ऑफ प्रोडक्ट, इसी की बात कर रहा है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आ रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट रो और कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसके बाद 10th MCQ, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 4 and a determinant of order 5 a के डिटर्मिनेंट बराबर आंसर 5 के है, तो 2a डिटर्मिनेंट का आंसर किसके बराबर होगा। a एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 4 है, a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतनी पावर ले लेनी हमने। तो 2a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा, ऑर्डर 4 था, 4 दफ़ा 2 बाहर निकलेगा, 2 की पावर 4 a का डिटर्मिनेंट, और a का डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, a का डिटर्मिनेंट उसने 5 बोला हुआ है, 2 की पावर 4 16, 16 को 5 से ज़रब देंगे, आंसर 80 आ जाएगा। उसके बाद है जी द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। तो सिंपल तरीकाकार, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में सोल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं होता, जब a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो और A1 A2 A3 जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। आप a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखें इस वाले का, और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें जो कि 3 आएगी। उसके बाद ये सिस्टम x1 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 8x3 इज इक्वल टू 0 है सोल्यूशन। इसका क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, हमें पता है ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम में अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, और अगर a का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होते। तो आपने a का डिटर्मिनेंट चेक कर लेना है। अगर a का डिटर्मिनेंट तो आंसर 0 आ गया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, और अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आया तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। चेक कर लीजिएगा आंसर ट्रिवियल के ए आना ऑप्शन। उसने सॉल्यूशंस पूछे हुए थे, अगर सिस्टम का पूछा होता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है कंसिस्टेंट, तो हमें पता है कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो तो तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, फिर आपने ऑप्शन ये ट्रिक करनी थी। लेकिन उसने पूछा सॉल्यूशन किस तरह के आ रहे हैं, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होते। तो इस वाले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे तो आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट होगा। इफ़ मैट्रिक्स A
2-3 B-C-5-D-E-F कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F की वैल्यू क्या होगी। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था जो मेन डायगोनल है वो तो ज़ीरो होता है, इसका मतलब A भी ज़ीरो होगा, C भी ज़ीरो होगा और F भी ज़ीरो, ये तीन एलिमेंट्स तो ज़ीरो होंगे। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है उनका साइन डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे 2 है पॉजिटिव तो B -2 होगा। अगर बेटा जी ये -3 है तो D +3 होगा, और ऐसे ही अगर ये +5 है तो ये -5 होगा। इनको आपस में ऐड कर लेना है, -7 में से 3 निकाल देंगे तो आंसर -4 आ जाए। उसके बाद अगर P कोई मैट्रिक्स है 1 अल्फ़ा 3 1 3 3 और 2 4 4 P के बराबर है, और ये है क्या, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट इसके बराबर आता है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और A का डिटर्मिनेंट बराबर 4 के है, तो अल्फ़ा की कीमत क्या होगी। P जो है किसी एडजॉइंट के बराबर। अब ये एडजॉइंट और A के डिटर्मिनेंट की रिलेशन हमने पढ़ी थी। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट बराबर होता है A के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ A ले लेना है। एडजॉइंट ऑफ A ये दिया हुआ है, उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे 1 लिखेंगे, पहली रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम 12 - 12 ये तो ज़ीरो हो गया। उसके बाद माइनस अल्फ़ा इनटू ये बन जाएगा आपके पास 4 - 6 होगा -2। उसके बाद +3 और ये बन जाएगा 4 - 6 -2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 है, 4 की पावर n-1, n ऑर्डर है, ऑर्डर उसका था 3 क्रॉस 3 तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा जी आपके पास 2 अल्फ़ा -6 इज इक्वल टू 16 और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 22 अल्फ़ा इज इक्वल टू 11, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो वाली। उसके बाद अगर A और B 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हैं विद A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 देन A B इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। प्रॉपर्टी लगा दें, हमने पढ़ी थी A B का डिटर्मिनेंट बराबर होता है A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई B डिटर्मिनेंट। तो A B इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A और B इनवर्स का डिटर्मिनेंट। एक और प्रॉपर्टी लगा दें, हमने पढ़ा था कि ये बराबर होता है A डिटर्मिनेंट और इनवर्स में और डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ी थी कि पावर पहले डिटर्मिनेंट ले लें बाद में पावर ले लें। तो A का डिटर्मिनेंट कितना है जी 5, B के डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है जी 4 और पावर -1 है और आंसर कितना आ जाएगा 5/4, डी ऑप्शन। उसके बाद A कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो A के डिटर्मिनेंट का आंसर किसके बराबर होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर +-1 होता है। अगर A मैट्रिक्स है 3 0 0 0 1 0 0 0 5 देन ट्रेस ऑफ A इनवर्स क्या होगा। हमने पढ़ा है कि एक ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का जो आप ले लें A इनवर्स वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा और उसका ट्रेस क्या होगा, इनका सम, तो सम और यही होगा। तो A इनवर्स यही आना है और उसका ट्रेस क्या आएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स को जमा कर दें, कितना बनेगा 3 + 1 4 और 5 5 6 7 8 9, इसमें कोई ऑप्शन बी ट्रू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन होती तो ये, अगर नन होता तो नन को आपने टिक कर देना। हाँ जी, तो लास्ट MCQs नंबर 18, इफ़ A इज इक्वल टू 4 4K 4 0K 4K और 0 0 4 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और A स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बराबर 16 के है, तो K के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। 16 A स्क्वायर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 16 है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पावर को हम बाद में ले लें, पहले डिटर्मिनेंट ले लें, तो A का डिटर्मिनेंट की पावर लिख ली। अब हमें A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है क्योंकि ये एक डायगोनल है, बल्कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 4 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16 के मैग्नीट्यूड पावर 2। तो मैग्नीट्यूड ओपन कर लें 16 और ये हो जाएगा
के की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और लेफ़्ट साइड आपको 16 गिवन है और ये नंबर है, नंबर की मैग्नीट्यूड 16 ही होनी है और ये बन जाएगी के की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 16 से 16 बल्कि सॉरी यहाँ पे पावर 2 थी तो ये पावर 2 भी यहाँ पे आएगी। अगर पावर यहाँ पे 2 आएगी तो ये 16 ही रह जाना है। 16 स्क्वायर से 16 स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये 1 इज़ इक्वल टू 16 के स्क्वायर मैग्नीट्यूड और के मैग्नीट्यूड स्क्वायर या के की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/16 होगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो के मैग्नीट्यूड बराबर किसके हो जानी है 1/4 के। तो ऑप्शन ए।